आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। तो ईस्ट का फर्मेंटेशन होने के बाद एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। और जो एक और एनारोबिक फेज होता है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो भी एक एनारोबिक कंडीशन है। उसमें क्या होता है, जब तुम ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, मान लो तुम 200 मीटर स्प्रिंट दौड़ के आया, 200 मीटर भाग के आया तुमने, और बहुत देर तक ऐसा कुछ काम किया जिसमें स्ट्रेंथ लगता है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज किया तुमने, उसके बाद जो मसल होता है तुम्हारा बॉडी में, वो मसल में फैटिक आता है। फैटिक मतलब थकावट आता है, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट टाइम तुम्हारे बॉडी मसल में एक एसिड स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। और वो एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है पाइरूवेट से। अभी तक जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट बोला पाइरूवेट, वही पाइरूवेट आगे चल के अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करें ईस्ट के लिए, ईस्ट में क्या होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, और वो फर्मेंटेशन होने के बाद वो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। और जो मसल में जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, दैट मीन पाइरूवेट सिमिलरली 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें कन्वर्ट होता है। चलो फिर देख लेते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं इसको। अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन 2 टाइप का होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? पाइरूवेट का स्ट्रक्चर किसी को याद है? देखो बेसिकली तुम लोगों के लिए स्ट्रक्चर याद रखना इतना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में रहता है तो स्ट्रक्चर से कहाँ प्रोटॉन बाहर जाता है, कहाँ प्रोटॉन अंदर आता है, वो तुम लोग को बहुत इजीली ध्यान रहेगा, ठीक है। और जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू तुम किसी भी चीज को याद रखोगे वो लंबे टाइम तक याद रहता है। जैसे मान लो तुमको मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया या तो मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, ऐसे ही थ्योरी पढ़ा दिया, कोई डायग्राम नहीं बताया, तुमको याद रहेगा? लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। सिमिलरली कोई भी डायग्राम पढ़ो बायोलॉजी में, जैसे ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है तो बेसिकली कोई भी डायग्राम पढ़ो बायोकेमिस्ट्री का तो उसमें स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। खैर छोड़ो, पाइरूवेट की अगर बात करें, यहाँ पर मैंने बीच में पाइरूवेट को डालता हूं मैं। क्या पाइरूवेट देखने में ऐसा होता है? राइट। अब ये पाइरूवेट से 2 रिएक्शन होता है। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या होगा? लैक्टेट फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होगा लैक्टेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैक्टेट। क्लियर? तो तुमको दोनों स्ट्रक्चर में कोई चेंज दिख रहा है? देखो यहां पर जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन में एक कीटो ग्रुप है, ठीक है, C11O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप में 2 प्रोटॉन ऐड हुआ है, एक H+ यहाँ, एक H+ यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा जो इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन डोनेट कर रहा है स्ट्रक्चर में। कौन होगा वो? NaDH प्लस एक H+ आयन, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद खुद NAD+ ऑक्सीडाइज फॉर्म में NAD+ रिलीज हो जाएगा। क्लियर? पाइरूवेट था, एनारोबिक कंडीशन मिला, एनारोबिक कंडीशन मिलते ही पाइरूवेट, एक इलेक्ट्रॉन डोनर आया, इलेक्ट्रॉन डोनर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और डोनेट करने के बाद लैक्टेट में कन्वर्ट किया इसको, पाइरूवेट को, और खुद एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और NAD+ की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल गया। यहां तक सबको दोनों को क्लियर? ओके। यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पर स्टेज में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। याद है मैंने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था और ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने बोला था कि कोई किसी भी स्टेज में एंजाइम का नाम याद रखना बहुत सिंपल है। कैसे याद रखोगे? जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के नाम पे
वो एंजाइम का नाम होगा। आगे उस एंजाइम का क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे उसका नाम डिसाइड होता है। जैसे मान लो प्रोडक्ट का नाम है लैक्टेट, तो एंजाइम का पहला नाम तुमको पता चल गया लैक्टेट, राइट। सेकंड डिहाइड्रोजिनेस। अब डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या है कि इसमें जो NADH है, ठीक है, ये NADH इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये प्रोटॉन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको, पायरुवेट को, और पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट किया। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, देखो पायरुवेट है, यहाँ भी सेम मैकेनिज्म होगा, NADH प्लस H प्लस एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन कैरी करेगा और कैरी करने के बाद उसको डोनेट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक मैकेनिज्म और होता है। चलो बेसिकली यहाँ पर 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, मैं इसको एक बार के लिए इरेज करता हूँ, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसका नाम है, पहला स्टेप में एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद है ना तुम लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि नहीं, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद आ रहा है कुछ, स्ट्रक्चर याद नहीं है तुम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं केमिस्ट्री भी टच कर दूंगा, फिलहाल के लिए रहने दो। तो इसमें एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हुआ, तो ये बताओ पायरुवेट एक 3 कार्बन प्रोडक्ट था और एसिटाल्डिहाइड जो बना वो 2 कार्बन प्रोडक्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो एक कार्बन का लॉस हुआ है, राइट। और ये कार्बन का लॉस जो है वो किस फॉर्म में हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है। जैसे कि CO2 बाहर गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा एंजाइम ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होगा जो CO2 को बाहर किया होगा, दैट मीन एक डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम होगा। क्लियर। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करने वाला एंजाइम होगा। तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा उसका नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। दिव्यांश समझ में आ रहा है तुमको? कोई बात नहीं, चलो। अब एसिटाल्डिहाइड फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड से क्या होगा, बाहर जाएगा, एसिटाल्डिहाइड को मिलेगा क्या, एसिटाल्डिहाइड को मिलेगा एक बार मैं फिर से इसको समझा दूं, पूरा रिएक्शन जो बना अभी तक। दिव्यांश साड़िया दोनों को मैं एक बार फिर से हाईलाइट करा दूं रिएक्शन। देखो फर्मेंटेशन जो है वो हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन है, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो पार्शियली और टेम्पररीली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। क्लियर इतना? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो कुछ हमारे मसल में होता है, ठीक है। जो ह्यूमन मसल में होता है वो टेम्पररी केस होता है, क्योंकि वो कुछ देर के लिए उसमें लैक्टिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और वो क्रिस्टल आगे टूट भी जाता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे टूटता है वो। और कुछ होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो आगे चल के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है और दूध को किस में कन्वर्ट करता है, बताओ। एग्जैक्टली, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ये कितना स्मार्ट हो तुम लोग यार, मतलब खैर छोड़ो। तो फर्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, पायरुवेट का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर तुमको अगर डिफिकल्ट लगे स्ट्रक्चर छोड़ दो, तुम बस प्रोडक्ट के नाम से याद रखो, बस स्ट्रक्चर भी तुम समझोगे चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। पायरुवेट का स्ट्रक्चर देखो, जो मिडिल कार्बन है C2 कार्बन है उसको देखो, C2 कार्बन में क्या है, एक बस कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आके
यहाँ पर दो प्रोटॉन जो यहाँ पर NADH के साथ था उसको लेके पाइरुवेट में ऐड कर देगा। कहाँ ऐड किया? ये जो सेकेंड कार्बन है इस पे ऐड किया। अब किया तो इसमें क्या बना? लैक्टेट बना। दैट मीन्स सिंपली बात करें पाइरुवेट से फॉर्मेशन हुआ लैक्टेट का। यहाँ तक क्लियर? यस और नो? देखो अब देखो ये दोनों प्रोटॉन कहाँ से आया? मैंने बताया था ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड डोनर ग्रुप होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, और जब मैंने पढ़ाया था याद है जब फोटोसिंथेसिस चल रहा था, सॉरी जो प्लांट का जब फोटोसिंथेसिस चल रहा था उसमें पिगमेंट का जब पार्ट चल रहा था, पिगमेंट में मैंने बताया था ना बहुत सारे फैक्टर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन कैरी करता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन दैट मीन H+ आयन की फॉर्म में कैरी किया। किसने? NAD ने। NADH एंड H+, ये जो दो प्रोटॉन है ये किसके पास गया? पाइरुवेट के पास गया, और पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया, राइट। और नेक्स्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखो क्या हुआ, पाइरुवेट है, पाइरुवेट से दो स्टेज में रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। पाइरुवेट से दो स्टेज में रिएक्शन कंप्लीट होगा। एक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा दैट मीन एक डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो अगर पाइरुवेट से एक कार्बन कम हो गया तो क्या फॉर्मेशन होगा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड में कितना कार्बन होता है? एसिटिक एसिड पढ़े थे ना तुम लोग, एसीटेट में कितना कार्बन होता है? 2 कार्बन। तो एसिटल, जो भी एसिटल कंपाउंड होता है उसमें 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर दोनों को? अब एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड में देखो, एसिटल्डिहाइड में टोटल कितना प्रोटॉन है? काउंट करो, 1 3 4 प्रोटॉन है, राइट। यस और नो? एसिटल्डिहाइड में 4 प्रोटॉन है दैट मीन 4 H+ है, एक 4 हाइड्रोजन है, एक 3 4 हाइड्रोजन, 1 + 3, राइट। अब इथेनॉल में काउंट करो, इथेनॉल में कितना हाइड्रोजन है? इथेनॉल में 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया? यहाँ पर NADH एंड H+, NADH एंड H+, ये जो 2 प्रोटॉन था, फिर से ये दोनों प्रोटॉन एसिटल्डिहाइड को अपना प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन डोनेट किया, और खुद NAD+ दैट मीन ऑक्सीडाइज होके बाहर निकल गया। और तुम लोगों को पता है ऑक्सीडो और रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को वो रिड्यूस करके निकल जाता है। तो सेम यहाँ पर जो अपना प्रोटॉन था उसको देके इथेनॉल बना के निकल गया। अब ये जो रिएक्शन है इसको भी कोई ना कोई एंजाइम इसको कन्वर्शन किया होगा, तो इस एंजाइम का नाम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अभी क्लियर पूरा रिएक्शन? पाइरुवेट से एसिटल्डिहाइड, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम था जो एक CO2 को बाहर किया, फिर एसिटल्डिहाइड के साथ 2 और प्रोटॉन ऐड हुआ और फिर बना इथेनॉल। ये होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड रिजल्ट। क्लियर? वेरी गुड, बिल्कुल पूछो। देखो लैक्टिक एसिड forms as a product of anaerobic respiration temporarily। अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है उस टाइम तो क्या होता है बॉडी में जो पाइरुवेट प्रोड्यूस होता है, दैट मीन तुम्हारे बॉडी में जब तुम मेहनत करते हो बॉडी के अंदर जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जो रेस्पिरेशन के दौरान जिसका ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, राइट। ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन मतलब शुगर, फैट, प्रोटीन, हर एक प्रोडक्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, पर जो इंस्टेंट और इमीडिएट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज। इसीलिए हम सबसे पहले अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात आता है तो हम ग्लूकोज का नाम लेते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है? पाइरुवेट बनाता है। तो पाइरुवेट बनने के बाद वो पाइरुवेट का फेट डिसाइड होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू। अगर मान लो तुम्हारे बॉडी में तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब जब ज़्यादा मेहनत करते हो तुम्हारे बॉडी में क्या होता है? हार्ट रेट, जो बॉडी पंप होता है मतलब हार्ट का जो नॉर्मल पंप और ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है पर मिनट? 72 to 75, कोई 80 बोलता है, इतना होता है नॉर्मली, ठीक है। अब तुम जब पर पंप में
अब सोचो तुम्हारे बॉडी में टोटल कितना ब्लड होता है। अगर हम बात करें उसका लीटर में, लीटर से एमएल में कन्वर्ट करो, तुम्हारे बॉडी में टोटल कितना ब्लड होता है, कितना लीटर ब्लड होता है? 5 लीटर। 5 पॉइंट, वो थोड़ा सा वेरी करता है, 100 ml 200 ml वेरी करता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जब एक बार ब्लड पंप होता है तो उस बार अराउंड 72 ml के आसपास ब्लड पंप होता है। दैट मीन जो लास्ट जो वेंट्रिकल होता है उस वेंट्रिकल के थ्रू 72 ml के आसपास ब्लड पंप होता है, राइट। अब तुम्हारे बॉडी में कितना हार्ट बीट होता है पर मिनट? 70 हार्ट बीट होता है। तो अब 70 हार्ट बीट को 72 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 5040। दैट मीन ऑन एंड अराउंड 5 लीटर ब्लड पर मिनट। जैसे तुम्हारा रेस्पिरेशन चलता है, हार्ट बीट होता है, पर लीटर ब्लड उतना उसके हार्ट बीट के साथ पंप आउट होता है। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब देखो, मान लो तुम्हारे बॉडी में तुम ज्यादा मेहनत किए तो हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट का रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। हार्ट बीट का रेट इंक्रीज होकर 70 से बन गया 90। अब तुम बताओ 90 बार हार्ट अगर बीट होगा, उसके बाद अगर 5 लीटर ब्लड रिलीज होता है, मतलब 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है, तो पर सर्कुलेशन में कितना ब्लड सर्कुलेट होगा? ऑन एंड अराउंड 55 to 56 ml। पहले कितना ब्लड सर्कुलेट हो रहा था? 72 ml। अब कितना होगा? 56 ml। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक दो नंबर इधर उधर होता है, डिजिट इधर उधर होता है। अप्रोक्सीमेटली 72 की जगह ये 56 होगा। तो अब बताओ तुम्हारे बॉडी में जो पर ml मतलब पर बीट में जितना ब्लड रिलीज हो रहा था वो तुम्हारे बॉडी के लिए, हर एक टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट था। उतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो रिलीज हो रहा था तुम्हारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट था वो, राइट। अब उससे कम ब्लड अगर रिलीज होगा तो तुम्हारे बॉडी का जो हर एक टिश्यू है उसको सफिशिएंट ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, राइट। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो उसकी एब्सेंस में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीडाइज करना किसी को, राइट। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं हम, तभी तो जाकर पायरुवेट मिलता है। तो अगर ग्लूकोज प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, तो पायरुवेट को आगे कहीं ना कहीं तो जाना होगा ना। तो पायरुवेट टेम्परेरीली स्विच होता है किसमें? लैक्टेट में स्विच हो जाता है। क्लियर? मैकेनिज्म थोड़ा सा भी समझ में आया दिव्यांश? सारिया समझ में आया तुमको? चलो, तो यही रीजन है कि जब ज्यादा मेहनत करते हैं बॉडी पे हार्ट का जो पंप रेट है वो इंक्रीज होता है, पर उसके अकॉर्डिंग उतना ब्लड टिश्यू को पहुंचता नहीं है, टिश्यू के पास नहीं जाता है। तो उसके चलते बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, खपत होती है। उस खपत को पूरा करने के लिए जो पायरुवेट होता है वो पायरुवेट टेम्पररीली एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो है लैक्टेट। और वही लैक्टेट आगे चल के फिर से रिसाइकिल होता है। वो लैक्टेट पता है कहाँ जाता है? वो लैक्टेट आगे चल के जाता है लिवर में। जो लैक्टेट फॉर्म होता है ना, क्रिस्टल फॉर्म होता है, वो क्रिस्टल थोड़ी देर बाद जैसे ही बॉडी को सफिशिएंटली ऑक्सीजन मिलता है, देखोगे तुम खुद रियलाइज करोगे। मान लो तुमने जो स्कूल के पास जो रोड है वो कम से कम 300 मीटर होगा, ठीक है। उस पर तुमने पूरा एकदम स्प्रिंट लगाया, पूरा दौड़ लगाया, ठीक है। एक बार में लगाया, कहीं रुके नहीं, तुम थक जाओगे, तुम हाफने लगोगे, तुम्हारे मसल में फैटिग होने लगेगा, ठीक है। इसका रीजन है तुम्हारे मसल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। अब वो कुछ 5-10 मिनट के लिए रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होता है? क्योंकि जो लैक्टेट और लैक्टिक एसिड जो तुम्हारे मसल में स्टोर हुआ था, चाहे कफ मसल हो, चाहे वो बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, कहीं भी हो, वो आगे चल के धीरे धीरे मेल्ट होगा और मेल्ट होके वो जाएगा लिवर के पास। लिवर में वो जाके वो लैक्टेट फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर से वहां पर जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल होता है वो रिवर्स होगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस से नॉर्मली पायरुवेट फॉर्म होता है, अगर पायरुवेट रिवर्स होगा तो क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज फॉर्म होगा। क्लियर? यस और नो? तो अब देखो यहाँ पर फर्मेंटेशन की टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है? फर्मेंटेशन की टॉपिक में इंपॉर्टेंट यही है इसका हर एक स्टेप। ऑलरेडी तुम लोग को जब मैं नीट का क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था ना कि देखो हर एक एंजाइम्स और उसका जो कोफैक्टर है और कोएंजाइम्स जो भी उसके साथ है,
उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोफैक्टर्स का मतलब क्या होता है दिव्यांश? कोफैक्टर्स का मतलब होता है एंजाइम का वो पार्ट, कोई स्ट्रांगली अटैच्ड पार्ट जो एंजाइम के साथ जुड़ा होता है और एंजाइम का जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम की और कोई भी एंजाइम की, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन, पोटेशियम आयन, ये जो भी आयंस वगैरह होता है ये बेसिकली कोफैक्टर की तरह फंक्शन करता है और एंजाइम की जो फंक्शनलिटी है, जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है। एक और पार्ट होता है को एंजाइम। को एंजाइम बेसिकली इतना रिजिडली अटैच नहीं होता है एंजाइम के साथ और वो क्या करता है एंजाइम की जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करता है। ठीक है। अदरवाइज जो मेन पार्ट होता है एंजाइम का वो होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर स्ट्रांगली और रिजिडली अटैच्ड पार्ट होता है जो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ रहता है टिल द एंड ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट एंजाइम। क्लियर? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है देखो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि आगे ग्लूकोज से क्या बना, मल्टी स्टेप प्रोसेस में बना पायरुवेट। पायरुवेट से लैक्टेट जो बना, तो लैक्टेट की बनने की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन था? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है बताओ? NADH। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? हु इज कैरिंग द इलेक्ट्रॉन? NADH, नॉट NAD। NAD इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NADH। अगर किसी के साथ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आयन और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, दो फॉर्म में होता है। अगर वो कंपाउंड में होता है तो वो एटम है, अगर वो इंडिविजुअली होता है तो वो बेसिकली जनरली लिक्विड में आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो यहां से मान लो ये दो हाइड्रोजन एटम का इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा? NAD+ बनेगा। अब NADH किस फॉर्म में था? NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में था। वो अपना H+ आयन डोनेट किया, H+ आयन डोनेट करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? यस और नो? अब देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, हो सकता है तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो तुमको ये ऑप्शन नहीं दिया एग्जाम में तब तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके जो तुम्हारे सामने आंसर होगा उस पर टिक करके आ जाना। अगर मान लो तुमको 4 ऑप्शन दिया कि पाइरुवेट टू इथेनॉल फॉर्मेशन, मान लो तुमको क्वेश्चन पूछा कि ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ पाइरुवेट, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ पाइरुवेट it is a two-step process and the enzyme involved is और are, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। is और are क्या क्या हो सकता है? एक फर्स्ट ऑप्शन में देगा पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सेकंड ऑप्शन में देगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, थर्ड ऑप्शन में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के साथ किसी दूसरा एंजाइम का नाम दे देगा और फोर्थ ऑप्शन में देगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो अगर तुमको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के साथ पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज का कॉम्बिनेशन में देता है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन करेक्ट कर मार के आओगे, टिक मार के आओगे, क्योंकि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस जिसमें फर्स्ट एक CO2 बाहर जाएगा, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा और यही एसिटाल्डिहाइड आगे चलकर रिड्यूस्ड होके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट एंजाइम पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, सेकंड एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर? सो फर्मेंटेशन का बेसिक प्रोसेस सबको समझ में आया? चलो तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, वो तुम लोग करके आओगे। वो होमवर्क ये है कि